इंडिगो एयरलाइंस में आए भारी संकट के बाद अब इंडिगो अपनी पूरी 2200 उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को एक वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अब सबसे बुरा दौर बीत चुका है और कम समय में रिकवरी हमारे टीम वर्क और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को दिखाता है। पीटर एल्बर्स का मानना है कि पिछले 2 हफ्ते काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। The worst is behind us. On December 9th, I shared stabilization of Indigo's operation. After that, we restored our network to 2,200 flights today. Given our scale and complexity, recovering such situation in short time is a testament to our teamwork and the strength of our operating principles. इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कर्मचारियों को वीडियो संदेश के बाद शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी बता रहे हैं रोहन सिंह। द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये कहा है इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने, जो एम्प्लॉयज़ को अपना वीडियो मैसेज दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिगो का जो नेटवर्क है वो अब रीस्टोर हो चुका है। आज इंडिगो ने करीब 2200 करीब फ़्लाइट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। क्राइसिस से पहले भी वो इतनी ही फ़्लाइट ऑपरेट करते थे, तो अब पुरानी जो स्थिति है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इससे पहला जो उन्होंने संदेश दिया था वो 9 दिसंबर को था। तब उन्होंने कहा था कि जो नेटवर्क है वो स्टेबल हो चुका है। आज उन्होंने कहा कि नेटवर्क रीस्टोर हो चुका है। साथ ही आगे का रास्ता क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि आगे जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का वो अलग अलग नेटवर्क्स में जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जाएगा, एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेगा। एक रूट कॉज एनालिसिस के लिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अगले कुछ दिन रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के दिन रहने वाले हैं। ये भी कहा कि जो 3 दिन रहे हैं 3 से 5 दिसंबर वो डिफाइन नहीं करते हैं इंडिगो का जो 19 साल की लेगेसी रही है, 19 साल की जो मेहनत रही है, और जो आने वाला रास्ता होगा वो जो ऑनवर्ड्स और अपवर्ड्स होगा। तो एक तरह से आशा दिलाया है कर्मचारियों को और कहा है कि एक कारण नहीं रहे हैं, कई सारे कारण रहे हैं, सबकी एनालिसिस होगी, लेकिन आगे उन्होंने काफ़ी उम्मीद जताई है कि आगे का जो रास्ता है वो अपवर्ड्स ही रहने वाला है। अब एक नजर आज के बाजार पर। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई है, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और बाजार में हमें एक फ्लैट क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिली है। अगर बात करें पॉजिटिव साइड की, तो देखिए आईटी पैक में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखी गई है, ड्यू टू जो टीसीएस की एनालिस्ट मीट के जो पॉइंटर्स आए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव साइड में है। एआई रेवेन्यू में अच्छा खासा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आगे के आउटलुक को लेकर भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे कंपनी जो है दिखाई दे रही है। एसेंशियल के नंबर आने वाले हैं Q1 के, उसको लेके भी यहाँ पे काफी ज्यादा पूरे ही सेक्टर में इनफैक्ट एक बज़ बनता हुआ आज के सत्र में दिखाई दिया। इसके अलावा रियलिटी में अच्छी खासी तेजी हमें इस टाइम पे देखने को मिली और बैंकिंग शेयर्स में जो प्राइवेट बैंक्स थे वहां पे अच्छी खासी जो मोमेंटम था वो हमें बुल साइड में जाता हुआ दिखाई दिया। अब बात करें लूजिंग स्ट्रीक की, तो ऑटो में जो डेफिनेटली एक प्रेशर है वो बना हुआ था आज के सत्र में, ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। चाहे आप बात कर लीजिए हीरो मोटोकॉर्प की या फिर बात कर लीजिए ओला इलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स कौन से रहे। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसमें से एक अच्छा खासा रिलीफ आया है एम्प्लॉयज को लेके, आगे की सिचुएशन को लेके। उसके बाद ये तेजी टीसीएस, जैसे कि मैंने मेंशन किया, एनालिस्ट मीट के बाद ये तेजी मैक्स हेल्थ केयर और टेक महिंद्रा, यहाँ पे भी अच्छे खासे गेन्स जो है, लॉन्ग पोजीशन जो है वो बनती हुई दिखाई दी है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, सन फार्मास्यूटिकल, जैसे कि मैंने अपने आज के लिंक में भी बताया था कि यहाँ पे यूएस एफडीए की गाज गिरी है, जिसके बाद ये गिरावट देखी गई है। टाटा स्टील, पावर ग्रिड और एशियन पेंट ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। ब्रॉडर मार्केट की तरफ नजर डाली जाए तो देखिए बढ़ने वालों में आज एएमसी शेयर सारे ही अच्छे खासे तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, बिकॉज जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है जो एक्सपेक्टेड किया गया था वहां से अच्छा खासा उभर के आया है, जिसके बाद ये रौनक यहाँ पे देखी गई है पीबी फिनटेक, एमएनएम फाइनेंशियल और अशोक लेलैंड। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ली जाए तो एमआरपीएल, कमिंस, सेल और टाटा कम्युनिकेशन में आज करीब करीब 2% की गिरावट रही है। लेकिन अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक फ्लैट साइड में आज बंद हुआ है बाजार। वहीं रिनाइसेंस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका का मानना है कि 2025 के मुकाबले 2026 में बाजार में अच्छी तेजी रह सकती है। मुझे लगता है आने वाला साल 2026 ईयर एज कम्पेयर टू 2025 बेटर रहेगा। पर हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है यहाँ से जो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी अपनी मीडियम टर्म एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट से उसको थोड़ी सी मॉडरेट करनी होगी, क्योंकि अभी हम एक काफी मैच्योर्ड स्टेज में है बुल मार्केट के। ये छठा साल है बुल मार्केट का। 2020 में बुल मार्केट शुरू हुआ था मार्च में,
तो ये काफी मैच्योर्ड बुल मार्केट है और इसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स या अर्ली गेन्स होते हैं वो ऑलरेडी मतलब हम रीप कर चुके हैं। तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि आने वाला साल बेटर होगा, बट येट हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मॉडरेट रखनी होगी। अब बात करते हैं प्रेशियस मेटल के आउटलुक पर। 2025 में सोने चांदी की रफ्तार दमदार रही है। इसी पर पूरी डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। 2025 प्रेशियस मेटल्स के नाम है क्योंकि जिस तरह की बढ़त हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है, ये विद इन कमोडिटीज ही नहीं बाकी एसेट क्लासेस को भी बहुत पीछे छोड़ गया है। सोने ने करीबन 65% की बढ़त दिखाई है, चांदी 130% ऊपर है, प्लैटिनम में 120% की बढ़त, तो पैलेडियम भी बहुत दूर नहीं था। 90% से ज्यादा तक की तेजी हमने यहाँ पर पैलेडियम में आते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ सोना और चांदी 2025 में रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए नजर आए, तो 18 साल के हाइज पर प्लैटिनम है और पैलेडियम 34 महीनों की तेजी आपको दिखाते में सक्षम रहा है। अब अगर एक एक कमोडिटी करके यहाँ पर बात करें तो सोने के बारे में पहले देख लेते हैं। 1979 के बाद 2025 में इस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, जहाँ पर ऐसी बढ़त देखने को मिली। सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी जोरदार है। पिछले 3 सालों से सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 1000 टन से भी ज्यादा खरीदा है और इस साल भी शायद उसी तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल पाएंगे। इसके अलावा वॉर और टैरिफ्स की वजह से यहाँ पर चमक बढ़ती हुई नजर आई। मार्केट्स ने इसलिए भी लिया क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, सेफ हेवन बाइंग खरीदारी हमने बनते हुए देखी, और साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल डेट की इश्यूज हैं उसका भी फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं सोने को मिलता हुआ नजर आया। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी बेहतरीन थी। यूएस में जो रेट कट्स देखने को मिले उसका भी पूरा फायदा यहाँ पर सोने ने लिया है। ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर चांदी के लिए भी काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चांदी इसलिए भी चढ़ी है क्योंकि 2026 छठा ऐसा साल रह सकता है जहां पर हम ग्लोबल डेफिसिट की स्थिति लगातार बनता हुआ देखेंगे। सप्लाई में तो कंसर्न है ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड जोरदार है। भारतीय बाजारों में करीबन 7000 टन का इंपोर्ट चांदी का इस साल में शायद होगा, तो इस नंबर्स के साथ यहां पर भी बढ़त अच्छी खासी देखने को मिली है। ज्यादातर इस साल में प्रीमियम के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। अब बात कर लेते हैं 2026 की, और ये सोने के लेवल्स हैं जहां पर हमने इस साल में 45 बार ऑल टाइम हाइज बनता हुआ देखा। अब अगले साल की बात की जाए तो कॉमर्स बैंक का मानना है कि $3800 अनाउंस के आसपास एक एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा। डॉयशे बैंक 4000, सीपीएम ग्रुप 4500, तो जेपी मॉर्गन को लगता है कि $5000 प्रति आउंस के लेवल्स भी 2026 में निकलते हुए नजर आएंगे। और ऐसी ही कुछ राय मेटल फोकस और एड यार्डेनी की तरफ से भी है। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि $5000 पर आउंस के लेवल्स यहां पर आराम से सोना निकाल लेगा। इंडियन मार्केट्स में भी यहां पर हायर हाइज बनते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं चांदी की, जहां पर 120% की तेजी ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगले साल और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। तो सिटी का मानना है $70 पर आउंस के ऑल टाइम हाइज बनेंगे। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि 65 की एवरेज बनती हुई नजर आएगी। जेपी मॉर्गन को कुछ करेक्शन नजर आती है और यूबीएस एक बड़ी रेंज में यहां पर चांदी में कारोबार करते हुए देखते हैं। इंडियन ब्रोकरेजेस की बात की जाए तो एसएमसी को लगता है कि वॉलेटाइल चांदी रहेगी, तो $55 से $80 पर आउंस की एक बड़ी रेंज बन सकती है। मोतीलाल ओसवाल और आम्रपाली ग्रुप को लगता है कि नए हाइज बनेंगे और $75 प्रति आउंस के लेवल चांदी आपको अगले साल भी दिखाती हुई नजर आएगी। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में आज से वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। नो पीयूसी नो फ्यूल के नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोल पंप पर मार्शल्स की तैनाती भी की गई है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में आज से लागू हो चुका है नो पीयूसी नो फ्यूल का नियम। इसका मतलब जिन गाड़ियों के पास भी वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। लेकिन इसके बाद खासतौर से जो राहगीर हैं, जो लोग पेट्रोल पंप पे आते हैं, उनमें और खासतौर से जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उनमें एक परेशानी है, एक अफरा तफरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी गाड़ियों को जो भी यहाँ पर आ रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए, उनसे पॉल्यूशन जांच की जा रही है। एक पॉस मशीन है, उसके जरिए नंबर डाल के ये चेक किया जा रहा है कि इनकी बाइक है, बाइक में वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो नियम लागू हुआ है, पॉल्यूशन के बिना आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, परेशानी हो रही है या क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमें तो फॉलो करना, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को अपने फॉलो करना तो हर
आम आदमी का कर्तव्य भी है और उसकी सेवा। लेकिन पोल्यूशन दिखाने में झंझट हो रहा है। नहीं कोई झंझट नहीं होता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सब एवरीवन। हमारे साथ हैं दिल्ली पेट्रोल पंप ऑनर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं निश्चल सिंघानिया जी। सर, जो आज ये लागू हुआ है, इसको लेकर आप लोग कैसे इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप? देखिए, कल रात को ही नोटिफिकेशन आया है कि जिस ग्राहक के पास भी पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कल एक मीटिंग भी हुई थी एनवायरमेंट मिनिस्टर से, उसमें हमने अपनी समस्याएं बताई थी कि जो मेन हमारे पास हमको समस्या आती दिख रही है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। इसी के चलते उन्होंने मार्शल्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी दिए हैं, लेकिन जब ये अधिकारी शायद पंप पे नहीं होंगे तब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। नंबर 2, इसका जो हमने असर देखा है, सुबह से व्यापक असर है कि काफी मेजर ड्रॉप है सेल्स में पेट्रोल पंपों पे दिल्ली की। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये जब तक पूरे एनसीआर में व्यवस्था लागू नहीं होगी, नियम पूरे एनसीआर में होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वो दिल्ली में अगर तेल नहीं मिलेगा तो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद से तेल ले सकता है। और इस पूरे प्रदूषण के मामले पर ही आज आवाज अड्डा में हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली हो या देश के दूसरे शहर, हर तरफ सांसों में जहर घुल रहा है। ऐसे में आखिर पोल्यूशन कंट्रोल का क्या उपाय है या फिर कोई उपाय नहीं? इसी पर होगा मंथन। पोल्यूशन नो सॉल्यूशन। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते आगे, भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। पीएम मोदी के दौरे पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि यह भारत के साथ अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। यह यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति प्रदान करने का अवसर देती है। पीएम मोदी ने राजधानी मस्कट में भारतीय समुदाय के लोगों और छात्रों से भी बात की। पीएम मोदी ने अलग अलग धर्म, जाति और नस्ल के लोगों को लेकर भारतीयों के मन में सम्मान की तारीफ भी की। कर्नाटक हेट स्पीच के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। जी हां, आज कर्नाटक विधानसभा से हेट स्पीच एंड हेट क्राइम बिल 2025 पास हो गया। अभी बिल को विधान परिषद से भी पास करवाना बाकी है। इस बिल के मुताबिक किसी व्यक्ति या ग्रुप के प्रति दुर्भावना और हिंसा बढ़ाने वाले बयान को हेट स्पीच माना जाएगा। अगर हेट स्पीच का आरोप किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति पर लगता है तो उस संगठन के जिम्मेदार व्यक्तियों को भी दोषी माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार को सोशल मीडिया से हेट स्पीच से जुड़े पोस्ट हटवाने का अधिकार भी होगा। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 साल से 7 साल तक की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अब आपको बता दें, ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की है। अमीर फैमिली की लिस्ट में सिर्फ 8 परिवारों की संपत्ति ही $100 अरब से अधिक है। रिच फैमिली की इस लिस्ट में भारत से सिर्फ अंबानी परिवार को जगह मिली है। 105.6 अरब संपत्ति के साथ वो 8वें पायदान पर है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका की वॉल्टन फैमिली, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट से जुड़ी है। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। पूरे साल की मेहनत के बाद हर नौकरी पेशा का सबसे ज्यादा इंतजार होता है इंक्रीमेंट का। अब सवाल यह है कि अगले साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। इसी को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिस पर शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में चर्चा करेंगे। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।